गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम इकोनॉमिक्स का जो फोर्थ चैप्टर है सप्लाई एनालिसिस, उसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सप्लाई एनालिसिस में लास्ट पॉइंट जो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है, उसके अजम्पशंस हमने देख लिए थे। आज हमें करना है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, मतलब ऐसे कुछ पॉइंट जिस पे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल ही नहीं हो पाते हैं। ठीक है, नॉर्मल लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? नॉर्मल लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता था कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन यहां पे उसका पूरा उल्टा होने वाला है। यहां पे प्राइसेस बढ़ाने पे भी सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी। ऐसे कुछ पॉइंट आज हम कवर करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सेप्शंस केसेस, एक्सेप्शंस टू दी लॉ ऑफ सप्लाई। उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर में उन्होंने एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की है कि सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो कब डिक्रीज होता है, प्राइस बढ़ाने पे भी। ऑफ कोर्स सप्लाई ऑफ लेबर, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे कोई एम्प्लॉय काम करता है, ठीक है, और अगर आप उसकी सैलरी बढ़ाते हो तो वर्किंग आवर बढ़ा देगा, और बढ़ाओगे और वर्किंग आवर बढ़ा देगा। लेकिन एक लिमिट के बाद अगर आप सैलरी बढ़ाते हो तो अपनी वर्किंग आवर को बढ़ा नहीं सकता वो। ओवरऑल देखिए, आप एक एम्प्लॉय के पास 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, अगर पहले वो 5 घंटे काम करता था तो वो 7 घंटे शुरू कर देगा अगर आप उसकी सैलरी बढ़ाते हो। फिर अगर आप और सैलरी बढ़ाते हो तो वो और काम ज़्यादा बढ़ा देगा। लेकिन क्या वो 12 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे ऐसे काम कर सकता है? क्या बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक एम्प्लॉय है और उसको कुछ आराम भी चाहिए, उसको एक सोशल लाइफ भी बितानी है। ठीक है, इसीलिए वो 24 आवर्स मशीन जैसे काम नहीं कर सकता। इसका मतलब एक लिमिट के बाद अगर आप उसकी सैलरी बढ़ाते भी हो तो वो अपने कामों को बढ़ाएगा नहीं, उल्टा घटा सकता है। ठीक है, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग से हम डील कर रहे हैं। और इसी एग्जांपल को वहां पे उन्होंने समझाया है। एक बॉक्स आपको देके रखा है उन्होंने पेज नंबर 41 पे, सबसे टॉप पे, और उसी में उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि सबसे पहले वेजेस रेट पर आवर कितने थे? 100 रुपीज। और वो कितने आवर्स देता था एक वर्कर? 5 आवर्स देता था। तो 100 रुपीज पर आवर, 5 अगर वर्क 5 आवर वो वर्क करेगा तो उसको कितनी रेवेन्यू जनरेट हो रही है? वेजेस कितने मिलने वाले हैं? 500। फिर आपने उसका वेजेस बढ़ा दिया, 100 से आपने कितना कर दिया? 200 करने के बाद उसने 2 आवर्स की जो वर्किंग आवर थी उसको इंक्रीज कर दी, क्योंकि वो उसके मतलब एबिलिटी उसकी थी कि 2 घंटा वो और एक्स्ट्रा काम कर सकता है वेजेस बढ़ाने पे। आपने उसको ऑफर किया होगा कि मैं तेरी सैलरी बढ़ाता हूं, तू वर्किंग आवर बढ़ा दे, तो उसने 2 घंटे बढ़ा दिए। तो अब उसको कितने मिल रहे होंगे? ऑफकोर्स 200 इंटू 7 आवर्स, 200 इंटू 7 आवर मतलब 1400 उसको रेवेन्यू जनरेट हो रही है, सैलरी उसकी हो रही है। उसके बाद आपने उसको कहा भाई और मैं आपकी सैलरी बढ़ाता हूं और वर्किंग आवर बढ़ा दो। आपने सैलरी उसकी कर दी 300 रुपीज पर आवर, लेकिन उसने अपनी वर्किंग आवर वहां पे देखिए बढ़ा दी, बढ़ाने के बदले डिक्रीज कर दी है। क्यों डिक्रीज कर दी है? क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग है, उसको कुछ आराम के लिए समय चाहिए, उसको सोशल लाइफ बिताने के लिए समय चाहिए ऑफ कोर्स। और वो मशीन जैसा काम नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है, वो मशीन नहीं कि आपने बटन चालू कर दिया और वो चालू रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसका मतलब यहां पे ये बताने की कोशिश है कि पहले आप बढ़ाते हो वेजेस तो वो अपना सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ा देगा, और बढ़ाया और बढ़ा देगा। लेकिन एक लिमिट के बाद अगर आप सैलरी पूरी देने की कोशिश करते, पूरा मतलब ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करते हो, तो वर्किंग आवर को बढ़ाने के बदले वो घटा देगा, क्योंकि उसकी कुछ लिमिटेशंस है, उसको आराम भी चाहिए, उसको सोशल लाइफ भी बितानी है, ये सारी चीजें हैं, फैमिली को टाइम देना है, फ्रेंड्स को टाइम देना है। और आराम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो आराम नहीं करेगा तो फिर वो आगे नेक्स्ट दिन वर्क कैसे करेगा। और अगर हम चाहेंगे 24 आवर्स वो वर्क करने लगे, 16-17 घंटे वो काम करने लगे, पॉसिबल बिल्कुल भी किसी एम्प्लॉय के लिए नहीं है। इसीलिए ग्राफ भी वही रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ आपको क्या बता रहा है एग्जैक्टली कि जैसे जैसे आपने प्राइसेस बढ़ाया, सप्लाई देखो इंक्रीज हो रहा है, प्राइसेस मतलब उसकी सैलरी बढ़ा रहे हो, सप्लाई वो वर्किंग आवर की इंक्रीज कर रहा है। लेकिन फिर एक लिमिट के बाद वो सप्लाई कर्व बैकवर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ऐसे जाने के बाद वो बैकवर्ड की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि अब उसने सप्लाई को डिक्रीज कर दिया है, क्योंकि अब वो काम और एक्स्ट्रा नहीं कर सकता। मतलब ओवरऑल यहाँ पे एक्सेप्शंस केसेस में ये बताने की कोशिश हो रही है कि यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, और प्राइसेस बढ़ाने पे भी लेबर ने अपनी सप्लाई को इंक्रीज नहीं किया, अपने वर्किंग आवर को उल्टा घटा दिया। ठीक है, और रीजन हम लोग वही देख रहे थे। तो ये जो
आपको टेबल और ग्राफ बताने की कोशिश कर रहा है कि एक लिमिट के बाद कर्व बैकवर्ड होगा, ऑफ कोर्स बैकवर्ड शिफ्ट वहां पे हो रहा है, ठीक है। और इससे ये साबित होता है कि इस पे लॉ सप्लाई इंक्रीज, लॉ ऑफ सप्लाई की थ्योरी यहां पे पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं हो पा रही है, ठीक है। चलो, तो लेबर सप्लाई इज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स दैट वर्कर इज टू वर्क एट अ गिवन वेज रेट। इट इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकल बाय सप्लाई कर्व। जो मैं बात कर रहा था आपसे कि ग्राफिकल तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया गया है कर्व को, और वहां पे सिंपल सी बात ये क्लियर हो रही है कि भाई वेजेस एक लिमिट के बाद इंक्रीज करने के बाद भी आपकी जो सप्लाई है वो इंक्रीज नहीं होता, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे एक लिमिट के बाद वो कम हो जाएगा। और ये क्यों होता है, ये बैकवर्ड शिफ्टिंग क्यों होता है, उसका रीजन आपको दिया, दिस इज बिकॉज द वर्कर शुड प्रेफर लेजर टू वर्क आफ्टर रिसीविंग हायर अमाउंट ऑफ वेजेस। कुछ अच्छी सैलरी के बाद उसको थोड़ा आराम भी तो चाहिए, एक सोशल लाइफ भी तो बितानी है, ये रीजन वहां पे सर्टेनली दिया है। और इसी वजह से प्राइजेस कितनी भी बढ़ा दो, लेबर सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी। दस आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वेजेस राइजेस, सप्लाई कर्व टेंड टू बी फॉल। एक पॉइंट के बाद आप जितना भी प्राइसेस बढ़ाओ सप्लाई घट जाएगा, और यहां पे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। इसी बात को उन्होंने टेबल और ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किया था, जो हमने पहले ही देखा, हमने पहले उसको देख लिया एग्जांपल को कि भाई एक लिमिट के बाद सप्लाई घटती है, और इसीलिए यहां पे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है। उसी बात को आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि हाँ भाई इतनी प्राइसेस थी, इतना सप्लाई था, फिर प्राइसेस और बढ़ी, इतना सप्लाई बढ़ा, फिर प्राइसेस और बढ़ी लेकिन सप्लाई घटना शुरू हो गया और कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है। बस इतना सा पॉइंट है, उसको बहुत लंबे तरीके से समझाने की कोशिश हुई है। आपको अपने लैंग्वेज में आराम से आप लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। रीजन लेकिन जरूर लिखना है। अब बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की ओर, एग्रीकल्चर गुड्स। अब ये जो एग्रीकल्चर गुड्स है इसमें भी आप देखो लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है। एग्रीकल्चर गुड्स जो है वो एक पर्टिकुलर सीजन में उसका प्रोडक्शन होता है, सप्लाई होता है, उसके बाद सीजन बदला तो उसका सप्लाई आप इंक्रीज नहीं कर सकते अगर उसकी प्राइसेस मार्केट में इंक्रीज हो भी गई तो देखिए क्या लिखा है इसमें, लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई एन एग्रीकल्चर गुड्स, दे आर प्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक सीजन। स्पेसिफिक सीजन में वो प्रोड्यूस होता है एंड देयर प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन मानसून कंडीशन। अगर मानसून कंडीशन फेवरेबल है तो ऑफ कोर्स प्रोडक्शन अच्छा होगा, सप्लाई अच्छा होगा, और अगर अनफेवरेबल है तो प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होगा और सप्लाई भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी कहीं बाढ़ आ जाती है, कभी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, मानसून अच्छा नहीं है तो खेती अच्छी नहीं होती, और उस समय रेट बढ़ जाते हैं, अनाज के रेट बढ़ जाते हैं। अनाज के रेट बढ़ने पे भी क्या फार्मर सप्लाई बढ़ा सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उसको नेक्स्ट सीजन तक वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब एग्रीकल्चर गुड्स पे भी लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है। समझ में आया पॉइंट? इसका मतलब सिंपल सी बात है, एक पर्टिकुलर सीजन में कोई चीज होने वाली तो उस सीजन का वेट करना पड़ेगा, उसकी प्राइस भले कितनी बढ़ जाए आपको नेक्स्ट सीजन का वेट करना पड़ेगा एग्रीकल्चर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहां पे भी लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है? अर्जेंट नीड फॉर कैश। आपको एकदम अर्जेंट नीड ऑफ कैश है, आप बिजनेस करते हो, ठीक है, आप कोई बिजनेस करते हो, आपके पास कोई शॉप है और आपको एकदम तुरंत पैसा चाहिए, कोई पैसा नहीं दे रहा है, और आपके यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया फॉर एग्जांपल, और उसमें ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लग रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं, उस समय वहां पे शॉपकीपर ये कर सकता है कि अपने गुड्स सस्ते में बेच दे, चाहे उसके पास तुरंत में पैसा आ जाए। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं हो रहा, मतलब अर्जेंट नीड ऑफ कैश के वजह से आप अपने गुड्स को कम रेट में निकालने की कोशिश करोगे, और यहाँ पे भी लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ठीक है। इमरजेंसी में तो ऑफकोर्स ये पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो वहां पे क्या लिखा है? सेलर इज इन अर्जेंट नीड फॉर हार्ड कैश, ही मे बी सेल हिज प्रोडक्ट और विच इवन बिलो द मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट से कम रेट में वो बेच देगा क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है, जरूरत बहुत कुछ करवा सकते हैं, इसलिए यहां पे भी लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स पे भी लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स कैसे होते हैं? जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, उसकी एक लाइफ स्पैन टाइम होता है कि हाँ भी उतने दिन तक वो चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा, या फिर कुछ आवर्स के भी कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो कुछ आवर ही टिक सकते हैं, ठीक है। उसमें वेजिटेबल्स हो गए, एग्स हो गए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पेरिशेबल नेचर की होती हैं, जो लंबे समय तक टिक नहीं सकती, उस पे भी ऑफ कोर्स लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं हो पाता। इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, सप्लायर वुड ऑफर टू सेल मोर क्वांटिटी
एट अ लोअर प्राइसेस। मतलब पेरिशेबल गुड्स में सप्लायर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा गुड्स बेचने की कोशिश करेगा कम पैसों में, क्योंकि वो गुड्स बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं। खराब हो सकते हैं इसलिए भाई निकाल दो, जितना पैसा मिल जाए उतना ही काफी है। इसीलिए यहां पे भी लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं हो सकता, और वेजिटेबल और एग का एग्जांपल उसमें दिया हुआ है। चलिए लास्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, रेयर गुड्स। रेयर गुड्स ऐसे गुड्स हैं इसका मतलब जो बहुत मतलब रेयरली मिलते हैं। जैसे कुछ जमीन के नीचे से कोई मूर्ति निकल गई, बहुत हजारों सालों पुरानी थी, उसके इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छे रेट हैं, बहुत अच्छे रेट मिलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, अच्छी कीमत में वो बिकता है। लेकिन क्या आप उसकी सप्लाई बढ़ा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, ऐसे कुछ चीजें होती हैं रेयर आर्टिकल्स, और बोल सकते हैं क्या उसको हम यूनिक आर्टिकल्स, ऐसे यूनिक गुड्स जो भाई एक ही बार बनते हैं, दोबारा नहीं बन सकते, और ऐसे गुड्स की आप सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते चाहे उसकी प्राइसेस कितनी भी आपको मिल रही हो। तो ये कुछ गुड्स होते हैं। द सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज इन डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द डिमांड। डिमांड के हिसाब से आप उसकी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते, इवन उसकी प्राइसेस कितनी भी बढ़ जाए, चेंज क्यों ना हो जाए, लेकिन आप उसकी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते। जैसे ओल्ड कॉइन है, ओल्ड कॉइन की सप्लाई आप कैसे कर सकते हो? क्या बनाओगे उसको? बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता उसको। पेंटिंग, कुछ ऐसे रेयर पेंटिंग्स होती है, बहुत सारे लोगों ने, महान व्यक्तियों ने बना के रखे हैं, उसकी सप्लाई बढ़ा सकते हो। जैसे एमएफ हुसैन की पेंटिंग है, एमएफ हुसैन की पेंटिंग बहुत करोड़ों में बिकती है, उनकी सप्लाई बढ़ा सकते हो क्या आप? बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते। कुछ ऐसे कॉइन्स होते हैं या फिर कुछ एंटिक गुड्स होते हैं, और फिर कुछ ऐसे चीज़ें जो निकलती हैं जमीन के नीचे से, जैसे मैंने बताई आपको, हिस्टोरिकल जो गुड्स होते हैं उसकी सप्लाई आप इंक्रीज नहीं कर सकते। इसका मतलब सिंपल सा है यहाँ पे कि भाई ऐसे कुछ गुड्स होते हैं जिसकी सप्लाई आप नहीं बढ़ा सकते, भले ही उसकी प्राइसेस कितनी भी बढ़ जाए। तो ये थे कुछ आपके एक्सेप्शंस केसेस जो हमने यहाँ आज देखे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग वेरिएशन इन सप्लाई को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।